देखिए हम यहाँ पे थे कि रिफ्लेक्स जो है उसको हम कट कर रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो एक बार आप यहाँ पे देखिए, एक डीएनए स्ट्रैंड पे, जस्ट अ सेकेंड, एक डीएनए स्ट्रैंड पे जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा तो वो फ्रेगमेंट में उसको कट कर देगा, तो टोटल 4 फ्रेगमेंट्स आएंगे। लेकिन बाय चांस हम एग्जांपल लेते हैं कि जो 4 फ्रेगमेंट्स बने हैं, R1 R2 R3, 4 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो बाय चांस यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है, म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या कर देता है, साइड DNA2 R2 साइड पे क्या होता है कि एक इनहेरिटेड म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ बेस पेयर्स में ऑल्ट्रेशन आ जाता है। सी DNA2 पे क्या आ जाता है, म्यूटेशन आ गया, तो जेनेटिक चेंज आ गया वहाँ पे। तो क्या होगा कि R2 साइड जो है वो लूज़ कर देगा और जो DNA मॉलिक्यूल 2 है वो कट कर देगा। जो DNA मॉलिक्यूल 2 है उसको कट कर देगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और अब हमारे पास सिर्फ 3 फ्रेगमेंट्स आएंगे। ओनली 3 फ्रेगमेंट्स विल बी देयर, ओके, इंस्टेड ऑफ 4। तो वी विल सी है, सी R2 लूज हो गया ड्यू टू म्यूटेशन एंड बेस पेयर का लॉस होने की वजह से। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इसको कट करेगा, ठीक है, और ये 3 में कट हो जाएगा, ओके। लेट्स सी फर्दर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको ऊपर समझाया उसमें क्या बने हैं, फ्रेगमेंट्स बने हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ वेरिएबल है, ओके, और उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड किसके एक्शन से बने हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स का डायग्नोसिस डिजीज़ में। अगर रिफ्लेक्स लाई करता है और इवन क्लोज टू द लोकस ऑफ अ जीन दैट कॉजेज अ पर्टिकुलर, अगर एक रिफ्लेक्स जो है वो लाई करता है या फिर क्लोज है किसी लोकाई, ये जीन है मान लो, ठीक है, दिस इज़ अ जीन, इसके किसी भी लोकाई पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, लोकाई इज़ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे, ठीक है, आपका रिफ्लिप है और नियर टू द डिफेक्टिव जीन, ठीक है, ठीक है, लोकाई ऑफ डिफेक्टिव जीन। तो क्या होगा, हम ट्रेस कर सकते हैं उस डिफेक्टिव जीन को, ओके। कैसे कि हम एनालिसिस करेंगे रिफ्लिप का डीएनए में, ओके। तो क्या करेंगे, हम पर्सन का सेलुलर डीएनए लेंगे। मान लो हमने किसी पर्सन का सेलुलर डीएनए निकाला, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, फिर फ्रेगमेंट को आइसो ऑब्टेन कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। और फिर क्या होगा, जो रिफ्लिप के पैटर्न है वो जहाँ पे भी सस्पेक्ट होंगे कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल, प्रेफरेबली विद द रिलेटिव्स, किसी उनकी फैमिली के, तो इस अप्रोच से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफेक्टिव जीन को, ठीक है। और हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल के पास मार्कर रिफ्लिप है और डिजीज़ जीन है, ठीक है। जो 95% सर्टेनिटी होती है कि रिफ्लिप को हम डिटेक्ट करते हैं सिंगल जीन बेस्ड डिजीज़ में, ठीक है, जिसमें मान लो किसी सिंगल जीन में डिफेक्ट है, उसकी वजह से हम मान लो एक सिंगल जीन में सिंगल जीन बेस्ड डिजीज़ को हम बेसिकली डिटेक्ट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्स, ओके। सी देखिए, ये R1 R2 R3 है, ठीक है, और डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे क्या करेंगे, देख रहे हैं हम R1 R2 R3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, इसको नाइलोन मेम्ब्रेन जो है हाइब्रिडाइजेशन करेंगे इसकी 1 बैंड 2 बैंड, ठीक है। आफ्टर द अब हम मेथड्स देखेंगे, ठीक है, रिफ्लिप स्कोरिंग के मेथड्स क्या हैं। तो 2 मेथड्स होते हैं, एक साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो डीएनए है उसको डाइजेस्ट करते हैं अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, जस्ट अ सेकेंड।
तो क्या करते हैं, डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं अप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, उसको सेपरेट करते हैं एग्रोस जेल से, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर जो ऑब्टेन डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है नाइलॉन मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और फिर एक डीएनए प्रोब जो है वो स्पैन करता है सस्पेक्टेड रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। और हाइब्रिडाइज्ड बैंड को डिटेक्ट किया जाता है बाय ऑटो रेडियोग्राफ। अगर रेस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट है तो सिर्फ एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ही डिटेक्ट किया जाता है। अगर साइट प्रेजेंट है देन 2 फ्रेगमेंट्स हम देखते हैं। तो लेट्स सी इन द डायग्राम। देख सकते हैं कि हमने एक डीएनए फ्रेगमेंट लिया हुआ है, उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, फिर उनको हमने ट्रांसफ़र किया यहाँ पे इन साइट्स को, ठीक है। फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, फिर क्या करेंगे, हम बैंड्स को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस बैंड में रेस्ट्रिक्शन साइट एक ही प्रेजेंट है तो उसका एक ही क्या बनेगा। अब देख सकते हैं कि जिस बैंड में रेस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट है, ठीक है, जिस बैंड में रेस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट है उसमें सिर्फ एक फ्रेगमेंट बनेगा। लेकिन जिसमें रेस्ट्रिक्शन साइट एक प्रेजेंट है, अगर मान लो एक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हुई तो उसमें 2 बैंड बनेंगे, ओके। इसे ही कहते हैं साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे, 3 रेस्ट्रिक्शन साइट्स बनाएंगे, उनको नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और हम ऑटो रेडियोग्राफ की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे कि कितने रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। अगर एक साइट है तो 2 फ्रेगमेंट बनेंगे, और अगर एक भी साइट नहीं है तो एक ही फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है। पीसीआर में हम क्या करते हैं, पीसीआर में भी स्कोर किया जा सकता है रिफ्लिप्स को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि प्राइमर्स होते हैं पीसीआर के जो अनील करते हैं आइदर साइड पे, ठीक है। यदि एक सेकेंड, ठीक है, अनील ऑन आइदर साइड ऑफ द सस्पेक्टेड रेस्ट्रिक्शन साइट यूज़ किया जाता है। फिर एम्प्लीफिकेशन इज़ द सेकेंड स्टेप, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स को ट्रीट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उनको एनालाइज किया जाता है एग्रोस जेल पे, ठीक है। और फिर रेस्ट्रिक्शन साइट अगर एब्सेंट है तो 1 बैंड बनेगा, और अगर रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है तो इसमें भी 2 बैंड बनेंगे, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं डायग्राम में। आप देख सकते हैं पीसीआर में हम प्राइमर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये इनको आइदर साइड से अनील करेगा। फिर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाएगी, फिर हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा, और जिसमें रेस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट है उसमें 1 बैंड बनेगा, और जिसमें 2 हैं, सॉरी, जिसमें रेस्ट्रिक्शन साइट 1 है उसमें 2 बैंड बनेंगे। और ये कैसे होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है, प्राइमर्स की हेल्प से। फिर हम क्या करेंगे, एक बार आपके लिए स्टेप्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्या करेंगे, एनीलिंग ऑफ द आइदर साइड, ठीक है, प्राइमर की हेल्प से। फिर सस्पेक्टेड रेस्ट्रिक्शन साइट को यूज़ किया जाएगा, फिर एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस है, फिर हम डीएनए मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और उसके बाद एग्रोस जेल पे उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। फिर हमें जितने बैंड दिखाई देंगे, अगर रेस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट है तो 1 बैंड दिखेगा, अगर प्रेजेंट है तो हमें 2 बैंड दिखेंगे, ओके। देखते हैं आरएफएलपी की या फिर रिफ्लिप की। तो जो रिफ्लिप की अप्रोच है वो बहुत ही पावरफुल होती है, और इसने बहुत सारे केसेस में हमें हेल्प किया है जीन को मैप करने पे, ठीक है। आपके क्रोमोसोम्स देखिए ऐसे होते हैं आपकी सेल में, ठीक है, यहाँ पे आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें इन्होंने हेल्प किया है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में क्रोमोसोम नंबर मान लो 11 ये है, ठीक है, या फिर हंटिंगटन्स डिजीज़ में, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा में, अल्जाइमर्स डिजीज़ में। तो आप ये याद रखना कि इसकी एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया क्रोमोसोम 11, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्रोमोसोम 7, हंटिंगटन्स डिजीज़ क्रोमोसोम 4, रेटिनोब्लास्टोमा क्रोमोसोम नंबर 13 एंड अल्जाइमर्स डिजीज़ क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है। फिर हम देखते हैं वीएनटीआर्स को हम मिनी सैटेलाइट्स भी कहते हैं, ये भी रिफ्लिप की तरह ही होती हैं, ठीक है। इसमें भी हम डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखते हैं। जो मेन डिफरेंस क्या है रिफ्लिप और इसके बीच में, वो ये है कि जो रिफ्लिप है वो डेवलप होता है रैंडम म्यूटेशन से एट द साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, मान लो ये आपका डीएनए है, इस पे जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है, तभी उसमें म्यूटेशंस आएंगी साइट पे, ठीक है। लेकिन वीएनटीआर में क्या होता है,
VNTR में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ बेस सीक्वेंस बनते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। VNTR में क्या होता है, टेंडम रिपीट्स होते हैं शॉर्ट बेस सीक्वेंसेस के। तो आप देख सकते हैं ये बैंड्स बन रहे हैं, 2 DNA सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और इनमें क्या बन रहा है, रैंडम क्या बन रहा है, सॉरी क्या बन रहा है, टेंडम रिपीट्स बन रहे हैं शॉर्ट बेस सीक्वेंसेस के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ओके। और ये वेरी करते हैं, ठीक है। जो नंबर है इनके एलिमेंट्स को वो हमेशा वेरी करता है रीजन टू रीजन, हैंस इनको VNTRs वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स बोला जाता है। फिर है इंडिविजुअल का जो जीनोम है उसमें डिफरेंट VNTRs और रिफ्लिप्स होते हैं, ठीक है। तो जो पैटर्न है VNTRs का और रिफ्लिप का वो किसके बेसिस पे होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे DNA 1 और DNA 2 का हमने लिया हुआ है। इसमें 4 बैंड्स इधर बन रहे हैं और 10 बैंड्स इधर बन रहे हैं। और मैंने बताया था ये वेरिएबल नंबर रहेगा हमेशा, इसलिए इसको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बोला जाता है, ठीक है। हर बैंड में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपीटिंग सीक्वेंस DNA का रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 से लेकर 100 बेस पेयर्स तक होते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको ये 2 स्ट्रैंड दिखाए, ठीक है, DNA मॉलिक्यूल्स के, इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ बैंड्स बनेंगे VNTR के, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जो है इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करेंगे हम, इसके एक्शन से हम 2 साइड्स पे एक्ट करेंगे। तो जो VNTR के सीक्वेंस हैं वो रिलीज़ होंगे, उनको हम डिटेक्ट करेंगे ड्यू टू वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो इसी तरह हम मैपिंग करते हैं जीनोम्स की, ठीक है। बिसाइड द यूटिलिटी इन DNA फिंगरप्रिंटिंग, यानी इनकी यूटिलिटी इसी तरह से यूज़ किया जाता है इनको। जैसे ये 2 स्ट्रैंड्स थे, इसमें यहाँ पे 4 बैंड बने, इसमें 10 बैंड बने, ठीक है। तो इन पे क्या हम क्या एक्ट करेगा, इन पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा। फिर हमें VNTR के सीक्वेंस मिल जाएंगे, फिर हम उनको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, कि उनमें कहाँ पे वेरिएबिलिटी आ रही है रिपीट सीक्वेंस में। तो इसी को हम यूज़ करते हैं मैपिंग में जीनोम्स की। बस आप लोग इतना ही समझ लीजिए, वहाँ तक ही आपके लिए काफ़ी है। तो VNTR को हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिजीज़ जो एसोसिएटेड है ऑल्ट्रेशन इन डिग्री ऑफ रेपिटेशन ऑफ माइक्रोसैटेलाइट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक जीन है, इसमें कितना रेपिटेशन हो रहा है, तो जहाँ पे हमें वेरिएबिलिटी होगी उसको हम मैप करते हैं, ठीक है। तो इन डिग्री ऑफ रेपिटेशन ऑफ माइक्रोसैटेलाइट्स एग्जांपल है आपका हंटिंगटन्स कोरिया, जो एक डिसऑर्डर है जो किस में पाया जाता है, जब VNTR में एक्सीड करते हैं 40 से ज़्यादा रिपीट यूनिट्स, तो उसमें हंटिंगटन्स कोरिया हम डिटेक्ट करते हैं। लिमिटेशंस क्या है VNTR की, लिमिटेशंस ये हैं कि जो मेजर ड्रॉबैक ये है कि इनको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जीनोम में, ठीक है। वी कांट इवनली डिस्ट्रीब्यूट दैम, सबसे बड़ा मेजर इनका ड्रॉबैक यही है। और जो VNTR है वो ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, टीलोमेरिक रीजन्स पे मिलते हैं एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। मैंने आपको बताया था ये आपका क्रोमोसोम है। आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, बट ये समझाने के लिए तो इट्स एनफ। तो यहाँ पे जो टीलोमेरिक रीजन है आपके क्रोमोसोम का, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोकलाइज होते हैं VNTRs, ओके। अब हम यूज़ देखेंगे RFLP का, ठीक है। तो कॉज हुआ है वेरिएशंस की वजह से, ठीक है। VNTR की जो 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स में जो वेरिएशंस आए हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। DNA जो है 3 इंडिविजुअल के विद डिफरेंट 3 इंडिविजुअल्स हैं, ये इनके 3 डिफरेंट VNTRs होंगे, वो कट करेंगे बाय द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एक एंजाइम है जो फ्रेगमेंट्स को कट करने में हेल्प करता है। और ये जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं हम इनको इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इनको आइडेंटिफाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के साथ विद अ प्रॉब कॉम्प्लीमेंट्री टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑन द फ्रेगमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने कहा था 3 इंडिविजुअल्स के हम DNA लेंगे, ठीक है। 3 इंडिविजुअल्स के हमने DNA लिए इधर, ठीक है। तो यहाँ पे
ये R1 R2 क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ जो है वो किसने कॉज किया है, VNTRs ने जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में। तो हम कैसे यूज़ करते हैं रिफ्लिप्स को, ये देखिए आप, ये 3 इंडिविजुअल का हमने DNA लिया था, ठीक है। उन पे एक्ट कौन कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। तो क्या करेंगे हम, उनको हाइब्रिडाइज पैटर्न में DNA फ्रेगमेंट्स को एक प्रॉप की हेल्प से, जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनके सीक्वेंस से, वो दिखाई गई है ग्रीन सर्कल्स में, ठीक है। तो यू कैन सी दैट दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉप इन ग्रीन कलर जो यूज़ की गई है, ठीक है, टू द सीक्वेंस, ओके। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 इंडिविजुअल्स का DNA, और R1 R2 मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, ठीक है। और बी में क्या है, हाइब्रिडाइज्ड पैटर्न है DNA फ्रेगमेंट का, आप देख सकते हैं, ठीक है। और किसकी हेल्प से हमने इसको सेपरेट किया है, एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉप की हेल्प से, ओके, जो ग्रीन कलर में आप शो कर रही है आपको। अब हम देखते हैं स्निप्स, ओके। स्निप्स सॉरी, STRs, ओके, नॉट स्निप्स, इट इज़ STR, माइक्रो सैटेलाइट्स भी बोलते हैं इनको। ये क्या है, ये शॉर्ट रिपीट यूनिट्स हैं, 10 to 30 कॉपीज़ होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें डाइन्यूक्लियोटाइड या फिर टेट्रान्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं, ओके। आपका एक न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है मैं आपको एक बता देती हूँ। न्यूक्लियोटाइड हमेशा आपको ऐसे फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, OH OH, ठीक है, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। आपको पता है कि जो ये STR है, ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू मिनी सैटेलाइट्स एज DNA मार्कर्स। 2 रीज़न है इसके, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जीनोम में, और PCR जो है इनमें PCR को हम इफ़ेक्टिवली और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेंथ ऑफ पॉली। इसमें सिर्फ 5 से 10 रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं डाइमर न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, मेनली ग्वानिन एंड एडेनिन। GA मीन्स ग्वानिन एडेनिन, GA मीन्स ग्वानिन एंड एडेनिन। तो हम PCR की हेल्प से क्या करते हैं, जो रीजन सराउंड कर रहे हैं माइक्रो सैटेलाइट्स को, उनको एम्पलीफाई करते हैं, एग्रोस जेल से इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, और फिर हमको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको VNTRs में बताया था और उसमें रिफ्लिप्स में बताया था। तो पहला क्या है, फर्स्ट हम इसमें भी क्या करेंगे कि जो माइक्रो सैटेलाइट्स को सराउंड कर रहा है, ठीक है, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे, फिर उसको सेपरेट करेंगे एग्रोस जेल पे, ठीक है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। अब हम बात करेंगे स्निप्स के बारे में। स्निप्स का फुल फॉर्म सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन किसकी, जीनोम की, जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल में एक न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जांपल G, या फिर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड C, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, जैसे एक बंदे में इस जगह पे न्यूक्लियोटाइड है G, और दूसरे बंदे में इसी जगह पर है C, तो ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड का। तो लार्ज नंबर ऑफ SNPs होते हैं एक जीनोम में, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 बिलियन बेस पेयर्स से भी ज़्यादा पाए जाते हैं एक ह्यूमन बीइंग में, ओके। तो जो ह्यूमन जीनोम है उसमें 3 मिलियन SNPs होते हैं, ठीक है। और वो जो SNPs होते हैं वो किसको राइज करते हैं, गिव राइज टू रिफ्लिप्स, ओके। जो SNPs हैं या स्निप्स हैं वो हाईली यूज़फुल हैं DNA मार्कर्स में। लेकिन इसमें क्या है, जैसे PCR में हमें किसकी ज़रूरत थी, इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और लेबर बचता है। और जो डिटेक्शन है स्निप्स की, वो कैसे होती है, ऑन द बेस्ड ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस, ठीक है, OHA, यू कैन मेक अ शॉर्ट फॉर्म, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस। जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है वो शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होता है, जो कि लेबोरेटरी में बनाया जाता है। इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, 50 न्यूक्लियोटाइड तक ही होती है, और इसकी अप्रोप्रिएट कंडीशंस में इसको बनाया जाता है, हाइब्रिडाइज किया जाता है टारगेट DNA स्ट्रैंड को। जो एक मान लो ये आपका DNA स्ट्रैंड है, इसको टारगेट करके ही क्या किया जाएगा, अप्रोप्रिएट कंडीशंस में सीक्वेंसिंग की जाएगी,
हाइब्रिडाइज किया जाएगा, ठीक है। इफ़ बोथ हैव कम्प्लीटली बेस पेयर स्ट्रक्चर्स विद अ टारगेट, अ डीएनए विल हाइब्रिडाइज विद, इसको हाइब्रिडाइज किया जाएगा विद अ टारगेट, ठीक है, और विद अ टारगेट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। जो टारगेट डीएनए स्ट्रैंड है हमारा, उसके साथ इसको किया जाएगा, देखिए कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशंस में इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम हाइब्रिडाइज करेंगे टारगेट डीएनए स्ट्रैंड के साथ, ठीक है, अगर दोनों में कंप्लीट बेस पेयर स्ट्रक्चर है तो। अगर सिंगल मिसमैच भी हुआ बेस पेयर में तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। जो डीएनए चिप टेक्नोलॉजी है मोस्ट कॉमनली हम स्क्रीन करने में यूज़ करते हैं एसएनपीज़ की विद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ओके। फिर हम देखिए, अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया क्या था क्या नहीं था। अब हम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसकी टेक्नोलॉजी, जो इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है इसको करंटली, ठीक है। तो आजकल क्या किया जा रहा है, फॉरेंसिक एनालिसिस में डीएनए की जो ओरिजिनल टेक्निक्स जो बेस्ड हैं रिफ्लिप पे, वीएनटीआर पे, उनको रिप्लेस कर दिया है माइक्रो सैटेलाइट्स ने, शॉर्ट टर्म टेंडम रिपीट्स ने। जो बेसिक प्रिंसिपल इसमें क्या है, इसमें हम एम्पलीफिकेशन करते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स की बाय पीसीआर फॉलोड बाय देयर डिटेक्शन। तो यह पॉसिबल हो गया है कि हम जनरेट कर सकते हैं एक डीएनए प्रोफाइल बाय ऑटोमेटेड डीएनए डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम, डीएनए डिटेक्शन सिस्टम कंपेयर टू डीएनए सीक्वेंसिंग इक्विपमेंट, ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि स्निप्स में क्या करते हैं, हम बेस पेयर को मैच करते हैं। तो देखिए दो डीएनए स्ट्रैंड्स हमने ले रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मैच कर रहे हैं बेसिस को, ठीक है। कंप्लीट और स्टेबल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे बेस पेयर की, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, इसमें तो ये मैच कर रहा है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी ड्यू टू मिसमैच्ड बेस पेयर। ये मैंने आपको स्निप्स में पढ़ाया है, ठीक है। हम चलते हैं इसके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इसका, वो हम अब देखेंगे। वाइड रेंज ऑफ थेरेपेटिक एजेंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर ह्यूमन यूज़। तो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है रिकम, ठीक है। ये 1970s में यूज़ हुआ था, बिगिन हुआ था सॉरी, ठीक है, बाय अ फ्यू बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज टू प्रोड्यूस प्रोटीन। एटलीस्ट 400 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए गए, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी हेल्प की ह्यूमन स्किन थेरेपेटिक एजेंट्स में। एक सिलेक्टेड लिस्ट आपको यहाँ पे दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिस्ट तो आप खुद पढ़ लेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि आजकल इसका पोटेंशियल यूज़ कैसे हो रहा है ह्यूमन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए कि इंसुलिन एंड डायबिटीज़ मेलिटस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ये तो सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है, इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स आपके बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट इंसुलिन की वजह से, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। जो आपका नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो कितना होता है, 90 होता है, 90, ठीक है, जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, और 110 टू 120 जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद अगर आप चेकअप करते हैं तो इट इज़ फ्रॉम 110 टू 120। लेकिन अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया है तो आपका जो मील के बाद रहेगा वो रहेगा आपका 300 टू 500, ओके, इतने तक पहुंच जाता है, ठीक है। किस वजह से, कि आपका पेनक्रियाज जो होता है उसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इस वजह से ऐसा सब होता है, ठीक है। ये काफ़ी रहेगी आपके लिए नॉलेज। फिर है कि देखिए पहले क्या होता था कि इंसुलिन आइसोलेट किया जाता था और प्योरीफाई किया जाता था, ठीक है, कहाँ से, पिग से, ठीक है, काऊ के पेनक्रियास से। लेकिन अब क्या है, अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ बून फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। काफ़ी अटैम्प्ट किए गए प्रोड्यूस करने के, इसको 1970 से हम यूज़ करें। तो एक बेसिक टेक्निक जो है जिसमें हम ह्यूमन इंसुलिन को इंसर्ट करके उसकी जीन को और प्रोमोटिंग जीन को लैक ऑपरेन की टू द प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई, ठीक है। तो क्या है, बेसिक टेक्निक कंसिस्टेड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन एंड प्रोमोटर जीन ऑफ लैक ऑपरेन ऑन टू द प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन को,
ठीक है, ये जुलाई 1980 में हुआ था। 17 ह्यूमन वॉलंटियर्स को हमने यूज़ किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम रिकम्बिनेंट इंसुलिन बनाने के लिए फॉर डायबिटिक्स, गाइस हॉस्पिटल लंदन में। इनफैक्ट जो इंसुलिन है वो फर्स्ट एवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। आप इसको अपने एग्ज़ाम में एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, फिर है कि रिकम्बिनेंट इंसुलिन ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद काफ़ी होप मिली साइंटिस्ट को। ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये प्रोड्यूस करने में वेरियस सब्सटेंसेस फॉर अदर डिसऑर्डर्स ऑल्सो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसुलिन आरएनए प्रोडक्ट, रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको ट्रेड किया गया इस नाम से डायबिटीज़ के लिए। फिर ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के लिए, हेरी सेल ल्यूकीमिया के लिए, काफ़ी सारे हमने देखो कितना यूज़ किया है। आप इन एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर एक अप्रूवल आया बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ फॉर यूजिंग रिकम्बिनेंट इंसुलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस 1982 में। ये आपके काम का इतना नहीं है, इतना हिस्ट्री का ज़रूरत नहीं है, बस हम ये देख लेते हैं कि हमने इंसुलिन रिकम्बिनेंट इंसुलिन बनाया कैसे। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जूलॉजी ऑप्शनल में तो आप इसको यूज़ कर सकें। तो क्या किया था हमने, ओरिजिनल टेक्निक जो डिस्क्राइब की थी वो हमने बताया आपको। ई कोलाई को यूज़ किया हमने, उसमें सेवरल चेंजेस किए। ठीक है, सिग्नल पेप्टाइड सिंथेसिस ऑफ ए एंड बी चेन्स, ये सब हमने यूज़ किया। तो इसमें क्या है कि जो प्रोसीजर है वो सिंथेसिस की हमने उससे। तो इसमें क्या है कि हमने एक प्रोसीजर बनाया जिसमें हमने 2 इंसुलिन चेन्स बनाई, ए एंड बी, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में। ठीक है, देखो यहाँ पे ई कोलाई का हमने यूज़ किया है। ठीक है, ई कोलाई इज़ अ कल्चर। ओके, तो फिर लैक ऑपरेंट सिस्टम में जिसमें हम इन्हें एक इंड्यूसर जीन थी, जिसमें प्रोमोटर जीन थी, ऑपरेटर जीन थी, स्ट्रक्चरल जीन थी, जेड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमने यूज़ की। ठीक है, टू एक्सप्रेस बोथ द जीन्स। जो प्रेजेंस थी लैक्टोज की कल्चर में, उसने इंडिकेट किया, उसने इंड्यूस किया इंसुलिन ए एंड बी चेन इन सेपरेट कल्चर। जो इंसुलिन चेन बनी उनको हमने आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया, फिर इनको जॉइन किया, आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया, फिर उनको हमने जॉइन कर दिया। ठीक है, और हमें क्या मिल गया, फुल फ्लैश्ड ह्यूमन इंसुलिन। तो आप देख सकते हैं कि जीन फॉर इंसुलिन ए चेन एंड जीन फॉर इंसुलिन बी चेन, इनको हमने ई कोलाई कल्चर में डाला और हमने ये 2 चेन बनाई। ठीक है, और फिर हमने इनको जॉइन कर दिया और फिर हमें क्या मिल गया, ह्यूमन इंसुलिन। हमने कुछ रिकॉम्बिनेंट फिर हमने कुछ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स भी बनाई। ठीक है, न्यू जनरेशन वैक्सीन्स जिन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, तो लो यील्ड हाई कॉस्ट साइड इफ़ेक्ट्स जो थे वो भी ओवरकम किए हमने। ठीक है ना, ये कुछ डिज़ीज़ की लिस्ट दे रखी है और उनकी जीन्स की। ठीक है, फिर हमने देख सकते हैं कि हमें काफ़ी साल लगे अप्रूव करने में ह्यूमंस के लिए। फिर हेपेटाइटिस बी के लिए हमने फर्स्ट सिंथेटिक जीन बनाए, HBsEg। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड फ्रॉम दिस, हेपेटाइटिस बी के लिए। फिर हमने जेनेटिक इम्यूनाइजेशन की। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी स्टिमुलेट। ठीक है, ये आप सब पढ़ सकते हैं खुद से, यू कैन रीड इट, इतना मुश्किल नहीं है। फिर अब हम आगे देखेंगे जीन थेरेपी और फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी हम देखेंगे आगे। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ लैकिंग लग रहा है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।